सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, F4AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यानी कि पशुपालन। आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन। जब हम पशुपालन की बात करें, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, पशुपालन मतलब पशुओं का पालन सारे लोग जानते हैं। अब पशुओं का पालन क्यों किया जाता है? पशुओं को पालते हैं या तो हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हैं। आर्थिक का मतलब होता है पैसा यानी कि धन, ठीक है। आर्थिक रूप से क्यों उपयोगी हैं? जब पशुओं को मिलने वाले दूध को या उससे मिलने वाले मांस को या अंडे को या और भी कई प्रकार के उत्पाद को जब हम मार्केट के अंदर बेचेंगे तो उनसे हमें पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। वह पशु हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हो जाते हैं, तब उनको पालते हैं तो वह हमारा पशु पालन बन जाता है, यानी कि वह हमारा पशुपालन बन जाता है या पशुपालन कहते हैं या करते हैं। एक और चीज़ यहाँ आती है कि क्या पशुओं को आर्थिक उद्देश्यों के लिए ही पाला जाता है? जी नहीं, एकदम नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ आर्थिक उद्देश्यों के लिए ही पाला जाता है, ऐसा एकदम नहीं है। वह मनोरंजन के लिए भी हो सकता है। जैसा हमने पोल्ट्री के अंदर एक ब्रीड को पढ़े थे जो लड़ाई और मनोरंजन के लिए पालते हैं, या उसे फाइटिंग पर्पस बर्ड भी कहा जाता है। उस मुर्गी की या मुर्गे की नस्ल का नाम है असील, ठीक है। ये पुराने समय से ही इसको पाला जाता है। राजा महाराजा इसको लड़ाई के उद्देश्य से पालते थे, लड़वाते थे, एक तरह से मनोरंजन होता था, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ हम इसको मनोरंजन के रूप में भी पाला जाता है पशुओं को। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं पशुपालन की परिभाषा क्या है, ठीक है। आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव द्वारा पशुओं को पालना और उसके प्रबंध का अध्ययन करना पशुपालन कहलाता है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा हो गई। ये एकदम याद होनी चाहिए कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव द्वारा पशुओं को पालना, ठीक है, पशुओं को पालना और उसके प्रबंध का अध्ययन करना पशुपालन कहलाता है। यहाँ प्रबंध शब्द आया है यानी कि मैनेजमेंट। प्रबंध में यानी कि पशु का आवास किस प्रकार होना चाहिए, पशु से पशु की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और पशु का आवास किन विधियों द्वारा बनाया जाता है, और पशुओं को कितना राशन देते हैं, दुधारू पशुओं को कितना राशन दिया जाता है, जो जीवन निर्वाह वाले पशु होते हैं उनको कितना राशन दिया जाता है, और जो गर्भवती गाय हैं, भैंस हैं, उनको कितना राशन दिया जाता है, ठीक है। ये सब हमारा आएगा मैनेजमेंट में यानी कि प्रबंधन में। इसके साथ और भी बात कर लेते हैं कि इनमें पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण, उनसे उत्पादन प्राप्त करना और देखभाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। इसके अंदर हम प्रजनन संबंधित यानी ब्रीडिंग, अच्छी नस्ल का सुधार करने के लिए कौन कौन सी नस्लों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पालन पोषण यानी कि किस प्रकार छोटे बच्चों को पालन करेंगे, बड़ों बच्चों को किस प्रकार देखभाल करेंगे, चाहे वो मुर्गी हो, बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स जानवर हों, इसमें गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, और भेड़, ये सभी आ जाते हैं। और उनसे उत्पाद प्राप्त करना यानी कि उत्पाद कोई भी हो सकता है, चाहे दूध हो सकता है, चाहे भेड़ से उनके ऊन उत्पादन के लिए, बकरी पाल रहे हैं तो उसके मांस के लिए या दूध उत्पादन के लिए, मुर्गी पाल रहे हैं या मुर्गा पाल रहे हैं तो मांस के लिए और अंडे उत्पादन के लिए, दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। ये सब उत्पादन कहलाता है, ठीक है, पशुओं से उत्पादन कहलाता है। तो ये सब हमारा आ जाएगा पशुपालन के उद्देश्य या किन उद्देश्यों के लिए हम इसको पाल सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप जान गए होंगे कि पशु से
मिलने वाले उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं? अंडा हो गया, मांस हो गया, ठीक है, ऊन हो गया, और उसके लिए क्या नाम है, बकरियों से पाशमीना नामक ऊन प्राप्त होती है, और इसमें दूध हो गया, मिल्क प्रोडक्ट दुनिया भर के तैयार होते हैं, जैसे दही है, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, ठीक है, छेना बना सकते हैं, बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं मिल्क से। ये सब आपका उत्पाद में ही आएंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जान लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पशुपालन प्रबंध। पशुपालन प्रबंध किसे कहते हैं? यानी कि इनसे पशुपालन की वे सभी उन्नत पद्धतियां आती हैं जो पशुपालन से उचित उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने में सहायक होती हैं, ठीक है। यानी कि हम गाय को, भैंस को किस उद्देश्य के लिए पाल रहे हैं? यानी कि अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और बकरियों को और इसको मुर्गियों को किस लिए पाल रहे हैं? अधिक मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी वृद्धि विकास अधिक होगा, जिससे मांस उत्पादन अधिक से अधिक होगा, और पशुओं को ज़्यादातर देखभाल करेंगे, पशुओं का अच्छा से अच्छा चारा खिलाएंगे, अधिक से अधिक दूध प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। ये हमारे उत्पादन के लाभ हो सकते हैं, ठीक है, ये लाभ कहलाएंगे जितने भी रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट है हमारा पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी कि वेटरनरी साइंस, ठीक है। पशुओं को रोगों के कारण, लक्षणों और उनके उपचार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाता है। यानी कि पशुओं में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किस कारण लगता है, क्या लक्षण है, और उसका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? पशुपालन में करते हैं, ठीक है। उसी की एक शाखा है पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी कि वेटरनरी साइंस, ठीक है। इससे संबंधित एक पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ पर बना हुआ है, किस समय इसकी स्थापना हुई। यानी कि वो सिर्फ क्या करता है? पशुओं से जितनी भी बीमारियां होती है, उनके लक्षण, उपचार और उसका देखभाल, मैनेजमेंट करना, सब उसी के अंतर्गत अध्ययन करता है, ठीक है। उस रिसर्च सेंटर का नाम बताइए आप लोग। यहाँ देख सकते हैं उस रिसर्च सेंटर का नाम है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में, ठीक है, इज्जत नगर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये उत्तर प्रदेश में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसके पशुओं का जितने भी रोग होती हैं, बीमारियां होती हैं, इनका उपचार, इससे अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए पशुपालन से संबंधित दुग्ध विज्ञान भी आता है, यानी पशुपालन के अंतर्गत प्रबंधन के साथ साथ, चिकित्सा के साथ साथ, और पोल्ट्री के साथ साथ दुग्ध विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो हमारा पशुपालन कहलाता है। देख लेते हैं यहाँ दुग्ध विज्ञान किसे कहते हैं? यानी दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? दुग्ध विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इसमें उत्पाद यहाँ शब्द आया है, यानी कि दुग्ध उत्पाद, मिल्क प्रोडक्ट इसको कहते हैं। यानी इससे जो उत्पाद बनते हैं, दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद बनते हैं, वो दुग्ध उत्पाद कहलाते हैं। जैसे पनीर है, घी है, लस्सी है, छेना है, ठीक है, और दही है। ये सब कितने जो हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? दुग्ध उत्पाद कहलाते हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है पशुधन, यानी कि पशुधन कहते किसे हैं? लाइव स्टॉक कहते किसे हैं? यानी कि पशुओं से जो धन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पशुधन कहा जाता है। यानी कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें वे सभी पशु आते हैं जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं? नहीं, जंगली जानवर एकदम नहीं आएंगे। यानी कि वे पशु आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमको लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, गाय भैंस से दूध प्राप्त होता है, और उसके बाद भेड़ है, भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, बकरियां हैं मांस उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, ठीक है, और मुर्गी है अंडा उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए। ये सब चीज़ें जितनी भी आएंगी, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पशुधन के अंदर आते हैं सब। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से बनता है कि 20वीं पशुधन गणना, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ देखते हैं, सब पॉइंटों को आप याद कर लीजिए, सब बहुत ही प्रमुख पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट है वर्ष 1919 और 20 में देश में प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ, इसमें सभी पालतू जानवरों की
कुल गणना को शामिल किया जाता है। ठीक है, जितने भी पशु जानवर आते हैं, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गी है, ठीक है, सबकी क्या करते हैं, गणना करते हैं, टोटल गणना की जाती है। अब यहाँ देखिए, स्वतंत्रता पश्चात प्रथम पशु गणना 1951 में की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो जनगणना थी वो 1951 में की गई थी, जबकि पहली पशु गणना कब की गई थी, 1919 में की गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा स्वतंत्रता के पश्चात पशु गणना कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी, जबकि पहली पशु गणना पूछ रहा है तब 1919 आंसर देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए एक प्रमुख पॉइंट यहाँ भी है कि भारत का दुग्ध उत्पादन में और भैंसों की संख्या में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, यानी कि फर्स्ट स्थान पर आ जाता है। एक और पॉइंट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये आप याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक पशुधन कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, और राजस्थान का स्थान हो जाता है दूसरा। पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, और पूरे विश्व के अंदर भैंसों की संख्या की बात करें तो भी भारत का प्रथम स्थान आता है। अगर बात करें भेड़ और बकरियों में सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान की आती है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। जैसे गाय के बारे में बात करते हैं, भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व में संसार की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन कितना है, 4.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 20वीं पशु गणना जब हुई थी तो कुल पशुधन में 4.6 की वृद्धि देखी गई। बात करते हैं 2012 में पशुधन 51 करोड़ 20 लाख इतने पशुओं की संख्या हो गई थी। कितनी, 51 करोड़ 20 लाख हो गई थी, यानी कि 512 मिलियन। अब बात करते हैं 2019 में जब पशु गणना हुई तब 53 करोड़ 57 लाख यानी कि 535.78 मिलियन इतने पशु देखे गए। इन आंकड़ों को आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में हर जगह ये आंकड़े आपको काम देंगे। चलिए और भी कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन है। ठीक है, कुल राजस्थान के अंदर कितने पशु हैं, 56.8 मिलियन है, जो कि 2012 में 57.7 मिलियन था। अब बात करते हैं 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखी गई। ठीक है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 2019 में कुल पशुओं की संख्या में कितनी कमी आ गई, तो 1.66% की कमी आ गई। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल मवेशी यानी कि गायों की 13.9 मिलियन है, यानी कि इतनी संख्या है राजस्थान के अंदर 13.9 मिलियन। अब बात करते हैं गोवंश की संख्या के मामलों में राजस्थान का देश में 6वें स्थान पे। गायों की संख्या में राजस्थान का स्थान 6वां है और मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और बात करते हैं भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भैंसों की संख्या में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। ठीक है, अब देखते हैं भेड़ों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। बकरियों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ये पीछे हम बता भी चुके हैं कि बकरियों के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब बात करें घोड़ों की संख्या में राजस्थान का स्थान तीसरा है, और गधों की संख्या में राजस्थान का स्थान प्रथम है। और यहाँ देख सकते हैं बकरियों और गधों की संख्या में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चलिए आगे चलते हैं, हम पशु गणना की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बहुत ही खूबसूरत, यानी कि बाघ है। बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, काफ़ी खूबसूरत होता है। अब राज्य पशु यानी कि ये राजस्थान का है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भारत का है। ठीक है, ये राजस्थान का राज्य पशु जो है वो चिंकारा है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोंडावन है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इस कॉलम में लिखे हुए पशु, यानी कौन कौन से पशु हैं। बकरी है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, ऊँट है, सूअर है, गधे है और घोड़े हैं। ठीक है, ये हमारे पशु हो गए। अब देखते हैं कुल संख्या मिलियन में कितनी संख्या होती है मिलियन में। बकरी की बात करें 20.84 मिलियन है,
ठीक है। गाय की 13.9, भैंस की 13.7, भेड़ की 7.9, ऊँट की 2.13 और गधे की बात करें 0.23 और यहाँ घोड़े की 0.37। ये कुल संख्या है कहाँ की? राजस्थान की, ठीक है। ये आप याद रखें। देश में राज्य का स्थान, ठीक है, देश में राज्य का स्थान यानी कि राजस्थान की बात कर रहा है। राजस्थान बकरी में देश के अंदर प्रथम स्थान है और गाय का राजस्थान का 6वां स्थान है, भैंस का राजस्थान का 2रा स्थान है और भेड़ के अंदर राजस्थान का 4था स्थान है और ऊँट के अंदर देखते हैं, ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं तो प्रथम स्थान ऊँट का है। बात करते हैं सूअर का इसमें दिया नहीं हुआ, तो यानी कि देश में प्रथम स्थान जो रखता है वो असम रखता है, ठीक है। और बात करते हैं गधे के मामले में राजस्थान में सबसे अधिक गधे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप प्रथम स्थान पर बना हुआ है और घोड़े उत्पादन में ये 3रा स्थान है। अब यहाँ देश में देखते हैं कौन सा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जैसे बात करें कि बकरी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ आप देखें कि राजस्थान का प्रथम स्थान है देश के अंदर। उसके बाद बात करते हैं गाय के अंदर राजस्थान का 6वां स्थान है और बात करें देश के अंदर प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है गाय उत्पादन में, ठीक है। और बात करते हैं भैंस उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का और दूसरा राजस्थान का है। अब बात करते हैं भेड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो तेलंगाना का है, ठीक है। उसके बाद ऊँट की बात करते हैं। ऊँट राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यानी कि प्रथम स्थान पर बना हुआ। सूअर में भी असम राज्य जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है और गधे में राजस्थान प्रथम स्थान बना हुआ है। और बात करें घोड़े में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर घोड़े सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये इस कॉलम के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक पशु जो कौन से ज़िले में मिलते हैं, जैसे बात करते हैं बकरी सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर बाड़मेर ज़िले में मिलती है, ठीक है। गायों की संख्या सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर उदयपुर में मिलती है। उसके बाद भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में मिलती है। उसके बाद भेड़ जो है बाड़मेर ज़िला में मिलता है। ऊँट की बात करें, ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िला में है। उसके बाद सूअर की बात करें, भरतपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा सूअर पाली जाती हैं। उसके बाद गधे की बात करें, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं। और यहाँ पर न्यूनतम जो हैं ज़िले दे रखे हैं यानी कि सबसे कम जनसंख्या कौन से ज़िले में पाई जाती है। जैसे बकरी सबसे ज़्यादा कम कौन से ज़िले में पाई जाती है? धौलपुर में पाई जाती है। उसके बाद गायों की संख्या सबसे कम कौन से ज़िले में? धौलपुर में है, ठीक है। और भैंस की सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या जैसलमेर ज़िले राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और भेड़ में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा। ये राजस्थान का डाटा है सब, यानी कि आपको ये डाटा कहाँ याद करना है? एओ का, अगर एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का आप पेपर दे रहे हैं उसके लिए ये डाटा है, एओ के लिए है, सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। ये डाटा काफ़ी आपको मदद करेगा। आपने अभी पीछे बताया कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां सबसे ज़्यादा हैं, गधे सबसे ज़्यादा हैं और ऊँट सबसे ज़्यादा हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना के अनुसार 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या पिछले 7 वर्षों में 34.69% कम हुई है, ठीक है। वर्ष 2012 में जहां राजस्थान में 3.26 लाख ऊँट थे, वही 2019 में घटकर कितने हो गए? 2.13 लाख हो गए। इतनी संख्या घटकर कम हो गई, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि राजस्थान के अंदर कौन से पशु की संख्या जो है घटी है, तो आपका ऊँट हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट के अनुसार ऊँटों की संख्या में कमी का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। यहाँ कमी का कारण क्या है, ऊँटों की संख्या में क्यों कमी आई है, उसका कारण है, ठीक है। जैसे चारागाहों की कमी, ऊँट के अवैध रूप से वध, ठीक है, कृषि और यातायात के साधनों का अधिक उपयोग, प्रजनन की कमी, युवाओं की ऊँट पालन की विमुखता, ठीक है। युवा लोग ऊँट को पालना बहुत कम पसंद करते हैं, ठीक है। चारे की अनुपलब्धता, जानते हैं राजस्थान के अंदर बारिश वगैरह बहुत कम होती है, वहाँ पर चारे की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है और काफ़ी महंगे दाम पर मिलता है, इसलिए चारे को ख़रीदना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। और साथ ही रूढ़िवादिता भी एक कारण है। ऊँट पालने वाले रायका समाज की एक ऐसी मान्यता है कि ऊँटनी का दूध बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। रायका वहाँ का जो एक जाति है रायका,
यानी कि समाज कह सकते हैं, राइका जाति है जो ऊँटों का पालन करती है। ठीक है, ऊँटों का पालन कौन सी जनजाति करती है? राइका जनजाति करती है। वो कहते हैं कि मतलब ऊँट का दूध बेचना नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी मान्यता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है ऊँटों की जनसंख्या में, यही कारण है। चलिए आगे हमारा जो पॉइंट है, पशु पालन से संबंधित कुछ जुड़ी हुई शब्दावली, यानी कि आपको एक अभी हम टेबल दिखा देंगे। टेबल के अंदर जितनी भी शब्दावलियां हैं एक में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सभी जानवरों को क्या क्या कहा जाता है उसके सबके बारे में बता देते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे वितरण दिया हुआ, गाय दिया हुआ, भैंस दिया हुआ, भेड़ दिया हुआ, बकरी, सूअर और हॉर्स। ठीक है, यानी कि ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अगर कहिए तो हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जाति की, गाय की जाति को क्या कहते हैं? बोविन कहते हैं। ठीक है, पशुओं के समूह को क्या कहा जाता है? पशुओं के समूह को, यानी कि गाय, पशुओं के जो समूह होता है गाय का, उसको क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ठीक है, वयस्क नर गाय को क्या कहते हैं? बुल कहा जाता है। वयस्क मादा गाय को क्या कहते हैं? काऊ कहा जाता है। ठीक है, युवा नर को क्या कहते हैं? बुल काल्फ कहा जाता है। ठीक है, युवा मादा को क्या कहते हैं? हैपर काल्फ कहा जाता है। ठीक है, नवजात को कहते हैं काल्फ कहा जाता है। बधियाकरण नर को गाय में क्या कहते हैं? बोकर या स्टीर कहा जाता है। ठीक है, या बधियाकृत मादा को क्या कहा जाता है? ठीक है, बधियाकृत मादा को क्या कहते हैं? बधियाकृत मादा को क्या कहते हैं? स्प्रीड कहा जाता है ना, स्प्रीड कहा जाता है। और बच्चा जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? कल्विंग कहते हैं। ठीक है, और यौन क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। ठीक है, गाय में। ये था गाय का। उसी प्रकार आपको याद करना है, भैंस का याद करना है, भेड़ का याद करना है, और किसका याद करना है? बकरी का याद करना है, और सूअर का याद करना है, और उसके बाद घोड़े का याद करना है। ये आपको याद करना है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो लिखा गया है, यानी कि पोल्ट्री के बारे में लिखा गया है, मुर्गा यानी कि मुर्गी के बारे में लिखा गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, पशुओं का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर मुर्गा दिया हुआ है, यानी कि पोल्ट्री दिया हुआ है। पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? यानी कि मुर्गे को क्या कहते हैं? अगर मुर्गियाँ या मुर्गे एक समूह में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक कहा जाता है। वयस्क नर यानी कि मुर्गे को क्या कहते हैं? कॉक कहा जाता है। वयस्क फीमेल को क्या कहते हैं? मुर्गी में हैन कहा जाता है। ठीक है, युवा नर को क्या कहते हैं? कोकरेल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे युवा मादा, इसको क्या कहते हैं? पुलेट कहते हैं, यानी कि 1 साल की हो जाएगी ये, इसको पुलेट कहते हैं। बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? कोपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपन कहते हैं। और मांस को क्या कहते हैं? मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। ठीक है, और बच्चा जन्म देने की क्रिया क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। ठीक है, यौन क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। ठीक है, ये डाटा आपको याद कर लेना है। इतना एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोग यहाँ जान लीजिए कि अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है? लेइंग कहलाती है। ठीक है, अंडा देने की क्रिया कहलाती है लेइंग। लेकिन अंडे से जो चूजे निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हैचिंग कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अंडे देने की क्रिया को लेइंग कहा जाता है, और बच्चा जन्म देने की यानी कि अंडे से चूजा निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हैचरिंग कहते हैं। ये दोनों ही वर्ड आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब कुछ 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना तैयार है। पहला क्वेश्चन हमारा है, मुर्गी की श्वसन दर क्या है? ठीक है, मुर्गी की आपको श्वसन दर बताना है। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? 10 से 20 बार, 15 से 30 बार, 200 से 400 और 10 से 15 बार। ठीक है, इसका आंसर सोच समझ के आप लोग बताइए क्या सही होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा 15 से 30 बार, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ऊंट में नाड़ी गति क्या होती है? ठीक है, ऊंट में नाड़ी गति आपको बताना है कितनी होती है। 10 से 20 होती है, 20 से 30 होती है, 28 से 32 होती है, 50 से 60 होती है। तो आप लोग सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 28 से 32, यानी कि सी वाला सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गाय और भैंस में नाड़ी गति किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, आपको बताना है गाय और भैंस के अंदर नाड़ी गति किस धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ओरू धमनी द्वारा, कॉक्सिजियल धमनी द्वारा, फेमोरल धमनी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से आप लोग बताइए कौन सा सही है। यानी कि जिस प्रकार हम लोगों में नाड़ी गति होती है उसी प्रकार पशुओं के अंदर भी होती है। तो आपको कहाँ से, यानी कि किस जगह से पता लगाते हैं कौन सी धमनी होती है जहाँ से पता लगाते हैं उसकी नाड़ी गति के, पशुओं यानी कि गाय भैंस के अंदर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि कॉक्सिजियल धमनी। ठीक है, ये बी वाला हो जाएगा। ये पूंछ के नीचे होती है धमनी। ठीक है, कॉक्सिजियल धमनी कहाँ पाई जाती है, पूंछ के नीचे पाई जाती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की भेड़ और बकरी में नाड़ी गति किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, भेड़ और बकरी में नाड़ी गति किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, आपको बताना है, ना कि गाय भैंस की पूछ रहा है। ये आप दिमाग में डालिए कि भैंस और बकरी की पूछ रहा है, गाय भैंस की नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा कॉक्सिजियल धमनी, उरु धमनी, या फेरोमल धमनी, या बा और सा दोनों, यानी कि ए और सी दोनों। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो सभी लोग अपना कमेंट में आंसर दें। इसका जो सही आंसर है यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। किससे ज्ञात करते हैं भेड़ और बकरी में नाड़ी गति? फेमोरल ध्वनि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फेमोरल ध्वनि से ज्ञात करते हैं, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल, घोड़े में नाड़ी गति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। अब आपको बताना है घोड़े में नाड़ी गति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। फेमोरल ध्वनि से, कॉक्सिजियल ध्वनि से, ओरो ध्वनि से, या मैक्सिलरी ध्वनि से। घोड़े के अंदर पूछ रहा है किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, मैक्सिलरी ध्वनि द्वारा घोड़े में नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन 5 करवाए हैं आपको ये कहीं ना कहीं एग्जामों में देखने को मिलेंगे। और ये जितने 5 क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, डबल एओ में, एओ में, सुपरवाइजर में, एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ के तैयार करके जाइए। आज का सेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगा है, और आगे भी इस प्रकार के टॉपिक हम लाते रहेंगे एनिमल संबंधित। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को धन्यवाद।